अस्सलामुअलैकुम। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। जितनी भी डिवाइसेस ऑलमोस्ट दे आर ओबिंग, दे आर फॉलोइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जितनी भी डिवाइसेस हैं दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? कंजर्वेशन का मतलब है कोई भी चीज़ जो वेस्ट हो रही हो उसको हम वेस्ट ना करें, बल्कि उसको उससे यूज़फुल वर्क लें, उसे यूज़फुल काम लें उससे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कमरे में अगर आप रूम छोड़ के बाहर जा रहे हो, तो अगर आप जाते हुए जो आपके रूम की लाइट्स हैं उसको आप ऑफ़ कर दें, सो यू इन दिस मैनर यू कंजर्व द एनर्जी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसके पे हम इसके डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो डिफरेंट एनर्जी मैकेनिज़्म है उनके बारे में बात करेंगे। इसकी जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, वो बहुत ही एकदम मस्त है। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स। जो एनर्जी है उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको तख्लीक नहीं किया जा सकता, उसको बनाया नहीं जा सकता, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसको तब्दील किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बट उसको बनाया नहीं जा सकता। अगर कोई बंदा कहे कि वो 5 किलो जौल एनर्जी ले और उससे 25 किलो जौल का काम ले ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसका मतलब वो आपको बुनियादी बात कर रहा है, दिखलाने की बात कर रहा है। जैसे कि कुछ लोगों ने ऐसी मशीन्स बनाने की बात की कि वो 5 किलो जौल एनर्जी लें और उससे वो 30-50 जौल्स किलो जौल का काम ले लें। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो क्योंकि एनर्जी को क्रिएट किया ही नहीं जा सकता। अगर 5 किलो जौल एनर्जी लेनी है तो उससे आप मैक्सिमम 3 to 4 किलो जौल का काम ले सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी उसमें कुछ सिंक में चली जाएगी, वेस्ट में चली जाएगी, लेकिन जो यूज़फुल वर्क होगा वो 3 to 5 किलो जौल का ही होगा। लेकिन अगर आप बोलें कि 25 किलो जौल से उसको 5 किलो जौल से 25 किलो जौल का काम ले सकते हो, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, वो बंदा झूठ बोल रहा है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, provides a sound a basis for studying the relationship among the various forms of energy and energy interactions। जो हमारा यूनिवर्स है, कायनात है, ये इसमें क्या है, अगर हम किसी चीज़ को सिस्टम मानेंगे तो जो उसका जो आउटर हिस्सा होगा, जो बाहर होगा, वो उसको हम सराउंडिंग मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रूम में बैठे हैं तो रूम हमारे लिए क्या है, सिस्टम है, तो जो बाहर है वो सराउंडिंग होगा। अब जो चेंज ऑफ एनर्जी जो कायनात की होगी, जो यूनिवर्स की होगी, वो चेंज की बात, डेल्टा इधर लगा हुआ है, डेल्टा का मतलब चेंज। जो जो चेंज ऑफ एनर्जी है यूनिवर्स की, वो रिमेंस कांस्टेंट, ज़ीरो, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी। हाँ, जो आप सिस्टम की बात करिए, सराउंडिंग्स की बात करिए, उन दोनों का जो एडिशन है दैट इज़ इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स किसके बराबर हुआ, फिर सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा ई ऑफ द सराउंडिंग्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। हाँ, एनर्जी की जो फॉर्म है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। चलिए एक पोटैटो की एग्जांपल लेते हैं। हमने एक आलू लिया, उसको हमने ओवन में रख दिया बेक करने के लिए। अब जो एनर्जी गेन हो रही है उसमें जो जा रही है ओवन, फ्रॉम ओवन टू पोटैटो, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो कितनी है, 5 किलो जौल्स की। सो फिर अगर हम पोटैटो को सिस्टम मान लें तो फिर पोटैटो का जो एनर्जी, चेंज इन एनर्जी है, वो कितनी होगी, 5 किलो जौल, क्योंकि अब इसके अलावा इस पर कोई और इंटरेक्शन एनर्जी की नहीं हो रही, सिर्फ एनर्जी इंटर हो रही है कहाँ से, ओवन से।
तो जो फिर पोटैटो की चेंज इन एनर्जी, अगर मान लीजिए कि उसका जो पहले पोटैटो का अपना एनर्जी है वो 5 किलो जॉल है, तो 5 किलो जॉल और इंटर हो गया तो टोटल 10 किलो जॉल हो गया। बट जो चेंज इन होगा वो कितना होगा, वो भी तो 5 किलो जॉल है, तो चेंज डेल्टा ई जो होगा पोटैटो का इस केस में वो 5 किलो जॉल हो गया। So if 5 kg of heat is transferred to the potato, the energy increase of the potato will be 5 kilojoule. So let's take another example of rock. The rock is at elevation, जिसमें कुछ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं कि 10 किलो जॉल जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो रॉक का जो पीस है वो फॉल डाउन करे तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। सो इन दिस केस द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 10 किलो जॉल टू 7 किलो जॉल, वो कितनी डिक्रीज़ हुई, वो 3 किलो जॉल, और वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, 3 किलो जॉल जो काइनेटिक एनर्जी एट द फाइनल पोजीशन आप देख सकते हैं, जो उसकी वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, दैट इज़ 3 किलो जॉल। सो एनर्जी की जो इसमें फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ ट्रांसफॉर्म टू काइनेटिक एनर्जी। So from this example, this is clear that energy cannot be created or destroyed. It can only changes form. जो एनर्जी है उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, हाँ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास सिस्टम है जिसको आइडियाबैटिक है। इसमें क्या है, आइडियाबैटिक सिस्टम में जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ना इन हो सकती है ना आउट हो सकती है। तो लेकिन इस आइडियाबैटिक सिस्टम में इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म किया जा रहा है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं जो वर्क परफॉर्म हो रहा है इस सिस्टम में वो 5 किलो जॉल का है। तो इस चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो इस सिस्टम की जो फिर चेंज इन एनर्जी होगी, टोटल चेंज ऑफ एनर्जी for this specific adiabatic system, that will be 5 किलो जॉल। 5 कैसे वो, क्योंकि 5 किलो जॉल ही का वर्क उस पे सिस्टम पे हो रहा है। तो the first law cannot be proven mathematically, but no process in nature is known to have violated the first law, and this should be taken as sufficient proof. इसका कोई मैथमेटिकली फॉर्म, कोई डेरिवेशन, कोई फार्मूलेशन नहीं है। हाँ उसमें आगे इक्वेशंस, रिलेशंस हम देखते हैं वो इसकी कैलकुलेशंस में यूज़ होती हैं, बट एक्चुअली इसकी कोई न्यूमेरिकली डेरिवेशन इसकी नहीं है। तो आगे हम इसके कुछ रिलेशंस को और देखते हैं। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आजकल जो बुक्स में आप देखते होंगे डिफरेंट हिस्ट्री के बारे में, इसके जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के में गिवन है। जो सबसे मेजर काम है वो रुडोल्फ क्लॉजिस का है। उन्होंने सबसे पहले जो इसके स्टेटमेंट को डिफ़ाइन किया, उसके बाद फिर विलियम रैंकाइन का नाम आता है। उन्होंने भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको डिफ़ाइन करने में काफ़ी काम किया है। एनर्जी जो है, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, दैट रिलेट्स टू विद एनर्जी। अब एनर्जी को कितने मैकेनिज़्म है इसको ट्रांसफ़र करने के, तो इसमें जो मेन है वो 3 है। एक तो आप एनर्जी को हीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो, हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, या फिर इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो वर्क की फॉर्म में, हीट ट्रांसफ़र की फॉर्म में, वर्क ट्रांसफ़र की फॉर्म में, या फिर मैस फ्लो की फॉर्म में। लेकिन इस सिचुएशन में हम मैस को नहीं ले रहे। फॉर अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ अ मैटर, द फर्स्ट लॉ इज ऑफन फॉर्मुलेटेड, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इसमें क्या है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ क्लोज सिस्टम, और क्यू जो इसमें हम डिनोट कर रहे हैं हीट ट्रांसफ़र को, और डब्ल्यू जो है वो वर्क है जो कि उस सिस्टम पे परफॉर्म किया है सराउंडिंग्स में। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है प्रॉब्लम्स वो भी सॉल्व करेंगे। जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन की तरफ आते हैं,
अगर कोई सिस्टम है उसमें जो एनर्जी है इंटर हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसके बाद वो एनर्जी जो है वो लीव भी करेगी, ठीक है। अगर वो आइडियाबैटिक नहीं है, ठीक है। आइडियाबैटिक होगा तो ना तो उसमें हीट ट्रांसफ़र हो सकेगी, ना ही उसमें आउट हो सकेगी। सो द नेट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज in the total energy of the system during a process is equal to the difference between the total energy entering and the total energy leaving the system during that process. जो टोटल एनर्जी उस सिस्टम में एंटर हो रही है माइनस टोटल एनर्जी जो सिस्टम को लीव कर रही है विल बी इक्वल टू चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हमने किसी भी सिस्टम में जो उस सिस्टम की टोटल एनर्जी में चेंज आया है वो फाइंड आउट करना हो तो हमें दो चीज़ें चाहिए। पहली क्या, वो कि टोटल एनर्जी एंटर कितनी हो रही है और टोटल एनर्जी लीव कितनी कर रही है। अगर हम टोटल एनर्जी एंटरिंग को कैपिटल ई इन से डिनोट करें और मान लें कि टोटल एनर्जी जो लीव कर रही है उसको हम एक कैपिटल ई आउट से डिनोट करें, तो फिर जो चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी वो डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम डिफाइन होगी। एनर्जी बैलेंस की ये वाली इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एनी प्रोसेस इज इक्वल टू द नेटवर्क एंड हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सिस्टम है इसमें हीट इन हो रही है, कितना हीट इसमें इन हो रही है 15 किलो जूल, और साथ में इस सिस्टम पे वर्क भी परफॉर्म हो रहा है। तो वर्क कितना परफॉर्म हो रहा है 6 किलो जूल का। अब जो टोटल अगर हमने इस सिस्टम की चेंज इन एनर्जी निकालना हो तो वो क्या होगी, जो एनर्जी इन हो रही है और माइनस जो एनर्जी आउट हो रही है। एनर्जी आउट इस सिस्टम में 3 किलो जूल है, तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू 15 माइनस 3 जो कि आउट हुई, प्लस जो इस सिस्टम पे जो वर्क हो रहा है। तो फिर चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी 18 किलो जूल। तो इस केस में जो फिर उसका आंसर होगा डेल्टा ई का जो टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी 18 किलो जूल, जो कि इक्वल है क्यू इन माइनस क्यू आउट प्लस जो उस पर वर्क परफॉर्म हुआ है। एंड इफ़ वी हैव टू डिटरमाइन द एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम, अगर किसी भी प्रोसेस का हमने डिटरमाइन करना है कि उसका जो एनर्जी चेंज आ रहा है वो कितना है, तो फिर उस पर सबसे पहले हमें वो जाना पड़ेगा जो इनिशियल स्टेट उस पर उसको एवेल्यूएट करना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेट पे जो है एनर्जी वो कितनी है और वो फाइनल स्टेट में कितनी है। सो इफ़ वी डू एवेल्यूएट, जो एनर्जी चेंज होगी वो किसके बराबर होगी, एनर्जी एट फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी एट इनिशियल स्टेट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी एनर्जी चेंज ऑफ दैट सिस्टम। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई ऑफ दिस सिस्टम इज़ इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल स्टेट, जिसको हम रीराइट लिख कर सकते हैं E2 माइनस E1। And we know that the change in energy of a system is equal to sum of its change in internal energy, kinetic energy and potential energy। जो सिस्टम किसी भी सिस्टम का जो चेंज इन एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, वो उसकी जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा उसके इक्वल होगा, इन तीनों का सम के इक्वल होगा। एंड फिर जो ये तीनों एनर्जी होंगी, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगा, इनको फिर हम जो इनिशियल और फाइनल स्टेट की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। फॉर इंटरनल एनर्जी केस दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट। सिमिलरली इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हम उनके जो रिस्पेक्टिव रिलेशंस हैं उनकी फॉर्म में उनको लिख सकते हैं। अगर हम एक सिनेरियो और देखें, हम मान लेते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होगी। तो डेल्टा पी ई विल बी ज़ीरो, और सिस्टम क्योंकि मूव नहीं कर रहा, कोई मोशन नहीं हो रही उसमें, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, तो जिससे जो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी ज़ीरो होगा। तो उस केस में क्या होगा, फिर जो चेंज इन एनर्जी
of the system will be equal to change in internal energy of that system. That means delta E will be equal to delta U. हमने बात की कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र के जो मैकेनिज़्म हैं वो क्या है, हीट ट्रांसफ़र की फॉर्म में, क्यू की फॉर्म में, जो एनर्जी है वो क्यू की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर वर्क की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। और जो तीसरी जो मैकेनिज़्म है वो मैस की फॉर्म में जो एनर्जी वो ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर किसी भी सिस्टम में जो मैस एंटर होगा या वो सिस्टम को लीव करेगा, जो उसकी एनर्जी होगी वो सिस्टम की वो उससे अफेक्ट होगी, या तो वो इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। So we can also rewrite the last equations. The change in energy of the system will be equal to जो तीनों मैकेनिज़्म है हीट ट्रांसफ़र के, जो Q in माइनस Q आउट प्लस W in माइनस W आउट, और वो जो मास फ्लो रेट इन हो रहा है माइनस मास फ्लो जो आउट हो रहा है। इन दिस केस अगर किसी भी सिस्टम में ये तीनों मैकेनिज़्म से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, सो वी कैन आल्सो फाइंड आउट द चेंज इन एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। एंड एनर्जी E in minus E out will be equal to change in energy of the system. We can also rewrite this equation in the form of rate. The rate of net energy transfer by heat, work and mass will be equal to rate of change in internal energy, kinetic energy, potential energy. और इस इक्वेशन को फिर हम इन अदर रिलेशन में रिराइट कर सकते हैं। अगर हम पर यूनिट मास की बात करें तो फिर हम इसको रिराइट करेंगे, स्मॉल एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, एंड द यूनिट ऑफ दैट रिलेशन विल बी किलो जूल पर kg होगा। इसके अलावा फिर हम जो एनर्जी इक्वेशन है उनको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि differential of energy in minus differential of energy out will be differential of total energy of the system. So I hope this lecture will help you to understand the first law of thermodynamics. Thank you very much, and don't forget to subscribe this channel. Thank you very much.